उसे दोहराना बहुत मुश्किल है। कहना चाहती हैं सलमान के साथ काम मिला तो भी नहीं करेंगी कि अच्छा इंटीमेट सीन्स अगर आपके हस्बैंड के साथ हो, मैंने कहा नो प्रॉब्लम। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। क्या आप मेरे बेटे पे पैसे लगाओगे? मैं कोई चीज़ नहीं करना चाहती थी और मैंने सोचा कि ये मिला तो मैं सोच सकती हूँ। सेक्सुअल एडवांसेस की बात करते हैं तो ये कौन से फील्ड में नहीं है। भाग्यश्री तुम कल बोलो और हम फिल्म शुरू करेंगे। कुछ तो है बात कि हीरा ही सिर्फ हीरा है, वरना पत्थर तो तरसते हैं तरसने के लिए। कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो कुछ दिन चमकते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ हीरे की तरह होते हैं जिनकी शख्सियत को चमकने के लिए वक्त की ज़रूरत नहीं होती, किसी स्टारडम की ज़रूरत नहीं होती। आज ऐसे ही एक स्टार से हम मिलवा रहे हैं। भाग्यश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। 35 साल पहले जो आपने शुरू किया, उसके बाद ज़िंदगी बहुत बदली, बहुत सारी चीज़ें अलग हो गई, बहुत सारी चीज़ें, सारे किस्से कहानियाँ लोग जानते हैं, लेकिन इन 35 सालों में भाग्यश्री क्या है, आज आप बताइए। लोगों का प्यार। बहुत कम लोगों को ऐसा प्यार नसीब होता है जो एक फिल्म के बाद ही मुझे मिला। लोग तरस जाते हैं इस तरीके का रिस्पेक्ट, प्यार, एक स्टैम्प जो फिल्म इंडस्ट्री में मिला है मैंने प्यार किया ने, जो कायम रखा है आज भी। तो मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों के प्यार का एक निशानी हूँ। वैसे मैं सोचती हूँ बिकॉज़ आई थिंक मेरी शख्सियत है सिर्फ आप लोगों की वजह से। बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत लोगों ने इंतज़ार भी किया, सोचा कि आप वापस आएंगी, आप क्यों चली गई, ये सब सवाल भी आए, लेकिन आप इतने सालों में कुछ तो कर रही होंगी ऐसा जो समाज के लिए होगा, कुछ ऐसा कर रही होंगी जो आप शायद अपने आप को सेटिस्फाई कर पा रही होंगी। तो क्या करती हैं आजकल आप? जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं जो करती हूँ, जैसे बोलते हैं कि जो एक हाथ काम करता है दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए, तो मैं एक्चुअली लोगों तक ये पहुँचाती नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारे देश के, हमारे यहाँ जो औरतें हैं उनके लिए करना बहुत ज़रूरी है। तो एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे लखनऊ में विमेंस प्रोटेक्शन सेल जो है वो बहुत मेहनत के बाद, बहुत सालों के बाद हम लोगों ने शुरू किया। हमारी जो फ्रेंड है वहाँ पर नीरा रावत जी, उन्होंने इसका आरंभ किया एंड आई गॉट इन्वॉल्व्ड इन दैट। उसके पहले फडणवीस साहब ने भाग्यश्री स्कीम महाराष्ट्र में शुरू की थी। बिल्कुल, आपके नाम पर शुरू हुई थी। जी, तो दैट वाज अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्कीम क्योंकि उस दौरान देयर वाज अ लॉट ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड। तो ये ज़रूरी था लोगों तक पहुंचाना और बोलना कि एक बेटी होना या एक बेटी का जन्म एक फैमिली के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है। एक बेटी वही सब चीज़ कर सकती है अपने माता पिता के लिए जो एक लड़का करता है, और उसे जीने का हक है, उसे एजुकेशन का हक है, उसे ज़िंदा रहने का हक है और अपनी ख्वाहिशें, अपनी अरमान पूरी करने का हक है। जो भाग्यश्री स्कीम थी जो फडणवीस साहब ने शुरू की थी, वो वही सब चीज़ एक बच्ची को देते थे। अपने स्तर पे भी बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए कुछ और अलग से भी आप करती हैं? जी, मैं कैंसर मूवमेंट में बहुत इन्वॉल्व हूँ। एक योजना है जो कैंसर पेशेंट्स ही नहीं बल्कि उनके जो फैमिली रिलेटिव्स होते हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे बेड्स नहीं है, तो काफ़ी लोग गांव से आते हैं और उनको पता नहीं चलता कि कहाँ पर जाना है चाहिए। तो कैंसर पेशेंट्स एसोसिएशन एक संस्था है जो इन लोगों को हेल्प करती है, मदद करती है, उनको घर बार देती है, रोज़गार देती है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए लेकर बम्बई तो आ जाते हैं, लेकिन परिवार में कमाने का ज़रिया नहीं होता, तो वहाँ पर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन्हें वर्क देते हैं, कुछ सिलाई का काम होता है, पॉट्स का काम होता है, तो आई एम इन्वॉल्व इन दैट। ऑल्सो कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के हिसाब से वी ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया। मेडिकल एसोसिएशन से मेरा काफ़ी जुड़ाव है। वुमेंस हेल्थ पे हम लोगों ने एक मंथली
ओपन फोरम शुरू किया था नानावती हॉस्पिटल में, जो काफ़ी पॉपुलर भी था, जहाँ वुमेन्स हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में जो हम नॉर्मली डिस्कस नहीं कर पाते, उन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते थे पैनल ऑफ डॉक्टर्स के साथ, और कैसे उन्हें हेल्प किया जाए। यानी जो सेलिब्रिटीज़ बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, समारोह में बातें करते हैं कि हम इस स्टेज पे आ गए हैं और एक्चुअल में अब समाज में जाके ये करेंगे, लेकिन ज़्यादातर नहीं करते या फिर बहुत साइलेंटली करते हैं। लेकिन भाग्यश्री पिछले इतने सालों से ये सब कर रही हैं, हम ये कह सकते हैं। ये जो वो दौर गुजरा जब आप एकदम स्टारडम के पीक पर थी एक फिल्म के बाद, उसके बाद भी आपने बहुत सारी फिल्में की, 28 फिल्में की, 14 सीरियल में काम किया, और बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि उस फिल्म से भी पहले आपने एक सीरियल किया था, कच्ची धूप, जिसमें आप काम नहीं करना चाहती थी। लोगों को नहीं पता है कि कैसे आई वहाँ आप। वेल, अमोल पालेकर जी जो एक बतौर स्टार थे उस वक्त, वो हमारे नेबर थे, हमारे घर के पास रहते थे। उनकी बेटी शालमली और हम उम्र थे, तो एक साथ में खेलते थे। मेरी सबसे छोटी बहन जो है वो उनके ये सीरियल कच्ची धूप में सिलेक्ट की गई थी एक रोल को अदा करने के लिए, और शूटिंग शुरू होने वाली थी। रात को अमोल अंकल घर पर आए और कहा, भाग्यश्री यू हैव टू हेल्प मी, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मेरा बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि उस दौरान टीवी शोज़ के लिए, और स्पेशली चिल्ड्रंस टीवी शोज़ के लिए कोई सेट नहीं लगाता था, और अमोल अंकल ने बाकायदा बहुत बड़ा सेट लगाया था इस सीरियल के लिए। तो मैंने कहा क्या हुआ अंकल? बोले जो लड़की ये रोल करने वाली थी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। अच्छा। और मम्मी पापा को कहीं मिल नहीं रही। इस सीरियल का थीम भी कुछ ऐसा था जिसमें बड़ी बेटी को लोग बड़े आदर्श की तरह देखते थे, लेकिन वो सबको सिखाती थी, फिर बाद में वो भी ऐसे ही करती है, शायद ये थीम भी मिलती थी। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करती, ऐसे बिल्कुल नहीं करती। इनफैक्ट वो सीरियल इसी चीज़ को दोहराती है कि एक लड़की जब बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है, और उसके माँ बाप उसको विदा करने की सोचते हैं, तब लड़की किस दौर से गुज़रती है कि यहाँ पर अपने माँ बाप को भी संभालना है। इस सीरियल में ये था कि उनके पिता नहीं थे, तो एक विधवा माँ जो है, क्या उसे छोड़ के अपने प्यार की तरफ जाएगी या विधवा माँ को संभालेगी? तो इट वाज ऑल अबाउट दिस। तो ये बिल्कुल नहीं था कि लेकिन वो थीम छोड़ के जाती है। थोड़ा सा इसका वो आता है, असर दिखता है कि ये जो थॉट है उस थॉट को सपोर्ट करता हुआ दिखता है। खैर, जिस वक्त आपने फिल्में छोड़ी उस वक्त कहा जाता था कि अब आप फिल्में करेंगी तो अपने पति के साथ ही करेंगी। ये फैसला जाहिर सी बात है आप लोगों ने म्यूचुअल लिया होगा और प्यार की खातिर ही लिया होगा। अब 30-35 साल के बाद क्या आपको लगता है आपने फैसला सही लिया था या और कुछ करना चाहिए था? क्योंकि और कुछ ऐड ऑन कर पाती हैं अपने करियर में, समाज के लिए भी। क्योंकि देखिए, ये जो शुरुआत हुई ना, बात ऐसे हुई कि आप जैसे एक मीडिया से कोई आए और मुझे पूछे कि भाग्यश्री जी आपने फिल्में क्यों त्याग दी? तो मैंने कहा बहुत सारी फिल्में लव स्टोरीज़ जो मानी जाती है, काफ़ी इंटीमेट सीन्स करती है, जो मैं ज़रा अनकंफर्टेबल हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी, और आई डोंट फील इट इज़ राइट कि मैं फ़िल्म के लिए हाँ करूँ, शूटिंग शुरू हो जाए और फिर मैं डायरेक्टर को बोलूँ नहीं मैं ये नहीं कर सकती। तो ये बतौर इंसानियत रॉन्ग होगा, इवन फॉर द प्रोड्यूसर, फॉर द डायरेक्टर। सो इट बेटर कि मैं थोड़ी दूरी मेंटेन करूं। तो वो उन्होंने कहा कि अच्छा इंटीमेट सीन्स अगर आपके हस्बैंड के साथ हो। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, ऑब्वियसली नो प्रॉब्लम। तो बोले आप फिल्में करेंगे आपके हस्बैंड के साथ? मैंने कहा क्यों नहीं। शुरुआत यहाँ से हुई जी। तो शुरुआत मेरी शर्त से नहीं हुई, यहाँ से हुई। और लोग आए, उन्होंने 2-4 फिल्में साइन की हम दोनों को, तो हम लोगों ने की। वी वर बोथ वेरी यंग, राइट। सो जैसे एक यूथ में आप एंजॉय करते हो कोई चीज़ करना, वैसे ही हम लोगों ने एंजॉय किया, फिल्म बनाना भी एंजॉय किया, साथ में काम करना भी एंजॉय किया, और वो वक्त हम लोगों ने साथ में गुजारा। सो नो रिग्रेट्स, अच्छा वक्त था। लेकिन तब से लेके अब तक फिल्म इंडस्ट्री बहुत बदल गई। ग्लैमर तब भी था, ग्लैमर अब भी है, लेकिन अब रिकॉग्निशन शायद जो और ज़्यादा बढ़ गया, उसमें पैसे और इन्वॉल्व हो गए। कोई ऐसी चीज़ लगती है जो आपको आज भी खलती हो कि
थोड़ा सा और आपको काम करना चाहिए था? मुझे डेफिनेटली ऐसे लगता है कि मंजी के साथ, मनमोहन देसाई के साथ और यश जी के साथ मेरा काम करना चूक गया, क्योंकि ये दोनों इंसानों ने बहुत बार मुझे, जितनी बार मिलते थे उतनी बार कहते थे भाग्यश्री तुम कल बोलो और हम फिल्म शुरू करेंगे, और वो मौका नहीं पड़ा। तो क्या शर्त उसमें यही रहती थी कि हिमालय जी भी रहेंगे तभी होगा? नहीं, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा मेरे फैमिली के साथ इन्वॉल्व थी। एक बीच में एक अनफॉर्चुनेट दौर था जो अब मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे इन लॉज का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। नियर टू डेथ सिचुएशन से दोनों को हम लोग वापस लेके आए, तो जाहिर थी कि एक फुल टाइम पर्सन घर पे रहना बहुत ज़रूरी था, एंड आई हैड टू लुक आफ्टर देम। फैमिली कम्स फर्स्ट। आप काम करने के लिए जा सकते हो, लेकिन फैमिली अगर छूट गई तो बस छूट जाएगी। बिल्कुल। आप रॉयल फैमिली से थी, शायद आपने तो नहीं सोचा होगा कि हम फिल्मों में जाएंगे या ग्लैमर वर्ल्ड में जाएंगे। वैसे भी जीवन आपका, जिसको बोलते हैं, काफ़ी प्रभावशाली रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके फिल्मों में आने के बाद आपके बच्चों में ये बात आई। दोनों बच्चे ही फिल्मों के लिए ट्राई कर रहे हैं। बेटी की मिथ्या एक सीरीज आ रही है, बेटे ने फिल्मों में काम किया है। क्या आपके जो सपना या आपका जो प्रोजेक्ट या आपका उद्देश्य जो था, जो बीच में आपने छोड़ दिया, उसको वो लोग पूरा करना चाहते हैं? जी, एक्चुअली मैंने दोनों को ना कहा। मैंने कहा फिल्म में मत ज्वाइन करना। जैसे आपने कहा कि दौर बदल चुका है, काफ़ी लोग फिल्मों से जुड़ रहे हैं, बहुत सारा कंपटीशन लेवल भी है, बहुत सारे फिल्म्स बन रहे हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया ऐसी है जहाँ यस टैलेंट वर्क्स इवेंचुअली, ठीक है। अगर आप में टैलेंट है तो वो कहीं ना कहीं नज़र आएगा, लोग आपको पसंद करेंगे, चाहे वो अब हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, लेकिन वो टैलेंट छुप नहीं सकता। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लेडी लक को आपके साथ में रहना पड़ता है। तो ये फैक्ट्री तो है नहीं कि आप रॉ मटेरियल डालो और बतौर एकदम फिनिश प्रोडक्ट बाहर आ जाए। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी बहुत इमोशनल मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है जब तक आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो। और एक माँ होने के नाते ऑब्वियसली आप नहीं चाहते हो कि आपका बच्चा वो मेंटल और इमोशनल टर्मोइल से गुजरे, उसमें वो सारी टेंशन्स आ जाए या एक कंपटीशन लेवल आ जाए। तो मैंने दोनों को एक्चुअली मना कर दिया था। कंपटीशन लेवल तो सब जगह है, लेकिन एक बड़ी बात कही जाती है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कि वहाँ अलग तरह का हरेसमेंट है। वो उसको जिसको कास्टिंग काउच भी बोलते हैं लोग, या तमाम कॉम्प्रोमाइज़ की भी बात करते हैं। कहीं ये डर भी था आपके मन में? नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ आप कहते हैं कास्टिंग काउच, ये ज़रूरत से ज़्यादा लोग बात करते हैं, लेकिन अगर आप सेक्सुअल एडवांसेस की बात करते हैं तो ये कौन से फील्ड में नहीं है। राइट। इट इज़ ओनली बिकॉज मीडिया ये हमारी इंडस्ट्री को देखती है, इसके बारे में लिखती है, इसके बारे में बात करती है, इसलिए इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया गया है। बाकी हर इंडस्ट्री में ये है, आप किस तरीके से अपने आप को कैरी करते हो, किस तरीके से एक रिस्पेक्ट कमांड करते हो, राइट, दैट डिपेंड्स ऑन यू। एक और बात करती है, चाहे वो मीडिया ही करती हो, उसका भी जवाब दीजिए। नेपोटिज्म की बात बड़ी होती है कि भाई भतीजावाद या समझ लिया और फेवर करने की बात होती है। क्या आपको लगता है कि वह वाकई सच्चाई है? या आपने शुरुआत में कहा कि फिल्म इतने बड़े स्केल में बनना शुरू की है, इतने सारे पैसे इन्वॉल्व किए, क्या आप मेरे बेटे पे पैसे लगाओगे? ऐसा नहीं होता ना। जब तक आप वो टैलेंट नहीं देखते हो, आप नहीं सोचते हो कि आपके पैसे का पहला पूरा टैलेंट दिखने के लिए भी मौका चाहिए, कैसे मिलेगा? करेक्ट। तो कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है? इमीडिएटली अगर मिलता होता ये मौका तो हर कोई बंदा अपने बेटे को भी मौका मिला, आपकी बेटी को भी मौका मिला। कितनी मेहनत उन्होंने की है, मैंने एक भी फोन कॉल नहीं किया। तो जहाँ समझना चाहते हैं तो कि बहुत क्या भाग्यश्री के बच्चों को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा? आपको कौन नहीं है ऐसा जानता नहीं हो, उसके बावजूद? ऑफ कोर्स, क्योंकि कहीं भी मैंने फ़ोन कॉल नहीं किया, कहीं भी मैंने अपॉइंटमेंट्स नहीं ली। दोनों बच्चों ने खुद जाके ऑडिशंस दी और कई ऑडिशंस में रिजेक्ट भी हो गए। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं
उनको डिस्करेज करती थी कि इस लाइन में मत जाओ, तो मैं क्यों नेपोटिज्म के ऊपर जाऊंगी। अच्छा, सो दैट्स द बेसिक फैक्ट। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के बहुत सारे और भी कंट्रोवर्सी जुड़े रहते हैं, चाहे वो सुशांत वाला केस हो, ड्रग्स की बात हो, चाहे अभी सलमान खान वाला केस हो जिसमें उनको धमकी दी जा रही है। क्या ये इंडस्ट्री का जो कहते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या फिर एक्चुअल में इंडस्ट्री इतनी ग्लैमराइज हो चुकी है और लोगों की नज़रों में रहती है, इसलिए हर तरीके से टारगेट वो होती है फिल्म इंडस्ट्री? देखिए, किसको नहीं अच्छा लगता गॉसिप सुनना, बात करना और पेपर उठा के टाइब्लॉइड्स पढ़ना। नेगेटिव न्यूज़ सेल्स, सेक्स सेल्स, ये सब लोग जानते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कहती हूँ, सब लोग जानते हैं। आपको अगर टाइटल देना हो तो कुछ घमासान टाइटल दोगे तब तो लोग पढ़ेंगे, तब तो लोग बात करेंगे, तब तो लोग सुनेंगे आपकी बात। तो वो टाइटल के ऊपर भले ही नीचे आप पूरा एकदम रिसर्च करके उसकी डिटेल्स सही तरीके से लिखे, लेकिन टाइटल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लोगों की नजरें आती है। लेकिन ये तो सब जगह से है, केवल मीडिया की तरफ से नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री भी चाहती है कि कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो ताकि तो डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ बोलते हैं कि एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी वर्क्स। नेगेटिव पब्लिसिटी भी चाहते हैं कि हमारा नाम लोगों के जहन में, दिमाग में रहे। मतलब उनके शायद फिल्में नहीं चल रही हों तो वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से लोगों के दिमाग से नहीं उतरे। अच्छा, एक चीज़, तमाम एक्ट्रेसेस चली गई इंडस्ट्री से और तमाम छोड़ दिया जिन्होंने काम, लेकिन उनका उस तरह से इंतज़ार या उनकी बात नहीं होती रही जैसी भाग्यश्री की रही। आपको क्या वजह लगता है एज ए रिसीविंग एंड, क्या आपको लगता है क्या वजह रही होगी? सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना प्यार मुझे नवाजा। पर उससे ज़्यादा मैं कहूँगी कि ये जो दर्शक है जिन्होंने मैंने प्यार किया, ऐसी सिंपल लव स्टोरी को इतना प्यार दिया, इतनी अहमियत दी। और मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उसमें हमारी इंडियन वैल्यू सिस्टम्स जुड़ी हुई है, जो हर इंसान उस फिल्म से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि वो फिल्म से जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है। दो छोटे छोटे सवाल और। एक तो आजकल भाग्यश्री सोशल मीडिया पे एक्टिव ज़्यादा हो गई हैं, क्या अचानक से वजह है? क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है या फिर कोई और ख़ास मकसद है? दूसरा, पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरा सवाल करता हूँ। सोशल मीडिया कोविड के दौरान शुरू हुआ और वो इस वजह से हुआ क्योंकि आई हैड अ हेल्थ प्रॉब्लम, और वो हेल्थ प्रॉब्लम मैंने ओवरकम किया विदाउट ऑपरेशन, विदाउट सर्जरी, विदाउट डॉक्टर्स। तो जब मैं ये कर सकी, मैं चाहती थी कि मुझे जो नॉलेज है या मैंने अपने आप को कैसे सुधारा, हेल्प किया, मैं लोगों तक पहुंचाऊं। क्योंकि कोविड का ज़माना था, उस वक्त सब लोग अपनी तरफ से उनको हेल्प करना चाहती थी। और मुझे नहीं पता था कि इंस्टाग्राम कैसे ऑपरेट करना। फॉर्चुनेटली घर में 2 बच्चे थे, जवान बच्चे थे जो टेक्निकल चीज़ें जानते हैं और उन्होंने सिखा दिया। तो उसके बाद सोशल मीडिया पर मैं एक्टिव रही एंड ट्यूसडे टिप्स जो मैं देती हूँ मंगलवार को, हर मंगलवार को मैं ट्यूसडे टिप्स विद बी करके शुरू किया है। अभी उसको 3 साल हो गए लगातार। हर मंगलवार को कुछ ना कुछ, जैसे हमारे नानी दादी के नुस्खे होते हैं, वो मैं बताती हूँ जिसमें कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होता। बस अगर आप वो चाहे तो आप पालन कर सकते हैं, और कभी आपकी स्किन के लिए, कभी हेयर के लिए, कभी अंदरूनी हेल्थ के लिए। तो जितना मेरे पास नॉलेज है और इतने सारे डॉक्टर से मैं मिलती हूँ, उससे जुड़ के मैं जो सीख सकी वो सीख मैं लोगों तक पहुंचाना। चलिए, एक आखिरी सवाल जो शायद मेरा ही सवाल नहीं, तमाम लोगों का सवाल होगा। सलमान खान से आप मिली, आपने पहली फिल्म उनके साथ की, तब सलमान खान कुछ नहीं थे, भाग्यश्री बड़ी एक्ट्रेस थी, और अब वक्त बदल चुका है और भाग्यश्री सोशल मीडिया के जरिए ही लेकिन कमबैक कर रही हैं। क्या कभी सलमान खान के साथ कोई ऑफ़र या काम हुआ तो आप करेंगे? सबसे पहले तो जब सलमान और मैंने प्यार किया की, तब भाग्यश्री बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी। भाग्यश्री तो बिल्कुल नहीं, उनसे ज़्यादा फीस ली थी आपने? क्योंकि मैं सोचती थी दैट आई एम वर्थ दैट मच।
at that time. That's quite justified. फीस ज़्यादा लेना इसका ये मतलब नहीं कि आप ज़्यादा पॉपुलर हो। मैं कोई चीज़ नहीं करना चाहती थी और मैंने सोचा कि ये मिला तो मैं सोच सकती हूँ, तो उस वजह से मैंने वो फ़ीस की मांग की थी। खैर, उस वक्त जो दोस्ती थी हमारी, इट वॉज़ वेरी प्योर। जैसे दो कॉलेज में दोस्त मिलते हैं वैसे ही हम मिले थे, सेट पे भी वैसे ही फैमिली एटमॉस्फेयर था, तो वही एटमॉस्फेयर था। फिर सलमान की पर्सनल जर्नी या फिल्म जर्नी अलग हिस्से का रास्ता हो गई, मेरी ज़िंदगी अलग रास्ता हुई। लेकिन मेरे ख्याल से जो हर इंस्टेंस में जो पहली चीज़ होती है वो स्पेशल होती है। बिल्कुल। So I think I will always remain special for him and he will always remain special मतलब for आप कहना चाहती हैं सलमान के साथ काम मिला तो भी नहीं करेंगी? me. मैंने ये नहीं कहा कि मिला तो नहीं करूँगी, मैंने कहा वो चीज़ इतनी स्पेशल है कि उसे दोहराना बहुत मुश्किल है। अभी अभी किसी ने पूछा कि मैंने प्यार किया 2 क्यों नहीं बनती, तो मैंने कहा आप सूरज जी से पूछिए, वो खुद डरते हैं मैंने प्यार किया 2 बनाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी भाग्यश्री, जिन्होंने बड़ी सफाई से और बड़ी स्मार्टली इस बात का जवाब दिया कि वो सलमान के साथ काम करेंगी या नहीं करेंगी। बहरहाल जो उन्होंने शुरुआत की है उसका अंत अच्छा हो और बहुत आगे तरक्की करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे साथ आप आई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।